Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and we are going to talk three topic in this video. पहला तो ये चीता वाला है जिसमें कि 40% ट्रांसलोकेटेड चीता जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके वजह से जो ब्लैक सी में ग्रेन इनिशिएटिव था उसको ब्लॉकेट फिर से उस पर लग गया है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और थर्ड टॉपिक है साइंस एंड टेक से कि कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, कुछ नया डिस्कवरीज मिला है कि क्या मेटल में अपने आप हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी के तहत भारत बहुत सालों से प्रयास कर रहा था कि कुछ ऐसे जानवरों को लाया जाए भारत में जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हैं। तो रियलिटी ये है कि 70 साल पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत में जो चीता का पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके लिए आप IUCN का जो लिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर उसका रेड डाटा बुक का लिस्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चीता जो है ना वो वल्नरेबल है, पर चीता भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो विलुप्त है, वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है। और इसीलिए भारत प्रयास कर रहा था कि कोई ऐसा देश है जहाँ से वो चीता ला सकता है। जैसे एशियाटिक चीता अगर लाना था तो वो सबसे अच्छा जो ऑप्शन था वो ईरान था, लेकिन ईरान ने पहले मना कर दिया था। आई थिंक 2009 में ही ये पॉइंट चल रहा था कि ईरान से लाना है, लेकिन ईरान ने इस मुद्दे को मना कर दिया दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस चीता। तो कहाँ से लाया जाए भाई? तो बात चला कि अच्छा ठीक है, अफ्रीकन नेशंस में चीता बहुत होते हैं, चीता का पॉपुलेशन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है वो पर्याप्त है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, यही दोनों देश को चुना गया। टोटल 20 चीता को लाया गया और यू कैन सी आउट हियर 40% जो चीता है वो अभी मारे गए हैं। कहाँ पर लाया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ लाया गया है। एंड यू कैन सी आउट हियर सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ा है कि ये हमारा जो देश का छवि है उसको ठीक से दिखाता नहीं है। सेंटर को भी कहा है कि कुछ स्टेप लीजिए, ये अपना प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए, बट देयर could be certain solution to this problem. For example, let me tell you, सजेशन ये दिया जा रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने ट्रांसलोकेट किया नामीबिया से, अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग। इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग में क्या होता है कि जो स्पीसीज़, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी, वहाँ का टेरेन, वहाँ का फूड, उसका नीश वो बनता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डाटा सिमुलेट करके आप फाइंड कर सकते हैं पूरे कंट्री में। जैसे कि चीता के लिए अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए तो उसमें ग्रासलैंड टाइप रीजन चाहिए, स्मॉल ट्रीज चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये सब मिल करके क्या बनेगा, एक नीश बनेगा जहाँ पर वो स्पीसीज़ थ्राइव कर पाएगा। तो इसी तरह का जो मिला हमें वो था कूनो नेशनल पार्क। बट क्योंकि अब वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कुछ चीतों का हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई जो कुछ और एक पॉइंट है जिसको कहते हैं वातावरण में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुड बी द रीज़न, वहाँ का जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है उसको झेल नहीं पा रहे हैं। लॉस ऑफ हैबिटाट, वहाँ पर प्रे उतना नहीं है, उनका घर जो है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग करके हम क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जगह फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर इन चीता को लोकेट किया जाएगा। और उसी तरह से ये जो नेक्स्ट जगह है जिसको कहते हैं जवाई नेशनल पार्क, उसको चुना गया है। जवाई क्या है? जवाई एक रीज़न है राजस्थान में आपका। अब जवाई असल में एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, किसकी? लूनी रिवर की। तो अगर आप देखें कि दिस इज़, अगर यहाँ पर अरावली है तो अरावली से लूनी निकलती है और लूनी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवई। और यही जवई नेशनल पार्क को सजेस्ट किया जा रहा है कि कूनो से हटा करके कुछ चीतों को हमें कहाँ पर ले जाना चाहिए, जवई नेशनल पार्क ले जाना चाहिए, जहाँ पर उनका पॉपुलेशन जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। वहाँ पर अच्छा खासा प्रे है क्योंकि उसको लैंड ऑफ द लेपर्ड भी कहते हैं। अब लेपर्ड और चीता जो है वो दोनों बिग कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का जो
इकोलॉजिकल नीश है वो कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता है, और जवाई नेशनल पार्क एक बेटर ऑप्शन हो सकता है फॉर दिस चीता, और इसीलिए ये सजेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ थोड़ा सा ह्यूमन मॉनिटरिंग जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल दो तरह से होते हैं, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो एक्स सीटू होता है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जू में जो जानवर रखे होते हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू मतलब कि वो उसी वातावरण में रहेंगे जिस वातावरण के लिए वो बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जंगल में रहेंगे। अब जब जंगल में रह रहे हैं तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है या फिर ज़ीरो है, और ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। एक और कंसर्न है कि जो उनका जीन लाइन है वो अफ्रीकन डेसेंट का है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इंडियन टेरेन, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो फिट नहीं बैठ पा रहा है। ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, दीज आर द रीज़न फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द पॉपुलेशन। जो आज फिर से ऐसा हो जाएगा कि चीता जो हैं भारत से वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। सो सॉल्यूशन क्या है कि आप चाहे तो जवाई नेशनल पार्क में करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में ह्यूमंस का इंटरफेरेंस को और ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा 24/7 उनका मॉनिटरिंग करिए कि किस तरह से उनका हेल्थ है, क्या वो प्रे पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, जितना उन्हें चाहिए सब्सिस्टेंस के लिए वो मिल पा रहा है कि नहीं। सो दीज आर द पॉइंट जो कि कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगर चीता का रिलेशनशिप अगर आप इंडिया से देखना चाहें तो यू कैन सी आउट हियर नियोलिथिक केव पेंटिंग में जो मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो पेंटिंग मिले हैं उसमें चीता है। चीता वर्ड जो है वो संस्कृत चित्राका से मिला है, जिसका मतलब होता है स्पॉटेड। ये दुनिया का सबसे तेज धावक है, और चीता रैपिडली एक्सटिंक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड से। इनका कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में तो एक्सटिंक्ट नहीं था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया गया था बाय दिस गवर्नमेंट। ना ये सारे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं इनके सर्वाइवल में, बट इतना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि हम लोग कुछ चीतों को पाल नहीं सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड सी some improvement in the population of this cheetah. Now moving toward our next topic, जो next topic है वो साइंस एंड टेक से है। You can see out here self healing metals, खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, वो वेल्ड हो सकते हैं। लेकिन ये जो है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक ब्रिज टूट गया है तो वो अपने आप दो लोहे जुड़ जाएंगे। जो कंडीशन है वो ऑफ कोर्स वो माइक्रो स्केल में है, नैनोमीटर्स में है, और यही डिस्कवरी में पाया गया है। कहाँ के हैं, सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी टेक्सास और A&M यूनिवर्सिटी ने इसे पब्लिश किया है। सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इन मेटल्स, दो मेटल्स पर इसे डिस्कवर किया गया। एक तो प्लेटिनियम था, दूसरा कॉपर था। सेम सिमुलेशन में जब डाटा को इनपुट किया गया तो ये पता चला कि स्टील भी इस तरह का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को शो कर सकता है, और खुद ब खुद वो हील हो सकता है, वो ज्वाइंट हो सकता है, और इसीलिए इसको कहा गया कोल्ड वेल्डिंग। इसमें क्या हो रहा है, वो जो क्रैक हो रहा है माइक्रो लेवल पर वो फ्यूज़ बैक कर जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमंस को कुछ नहीं करना होगा, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। अब ये एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पूरा दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं वो ऑफ कोर्स वियर एंड टियर को तो झेलता ही है। अब उसमें वियर एंड टियर में कितना $1 बिलियन का खर्च आता है, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, आप जेट इंजन्स में देख लें। तो अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है तो एक बहुत बड़ा जो वियर एंड टियर वाला प्रॉब्लम है हर एक मेटल का, वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जैसे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वैक्यूम में ही हमें मिला है और ये माइक्रो स्केल में है। यू कैन सी आउट हियर, इसको फैटिक डैमेज कहते हैं एट नैनो स्केल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका पता चला है। जो डिस्कवरी हुआ उसमें 40 नैनोमीटर थिक का वो मटेरियल था, मेटल पीस था, और कुछ माइक्रोमीटर वाइड था। ये प्लेटिनियम और कॉपर में देखा गया, और सिमुलेशन में पता चला कि स्टील जैसे एलॉय जो हैं वो भी इस प्रोसेस को अचीव कर पाएंगे। सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म उनमें भी हो सकता है। फैटिक डैमेज क्या होता है वो समझ लीजिए। फैटिक डैमेज मतलब होता है कि माइक्रोस्कोपिक
क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक जो कि एक्सपोज्ड हो जा रहे हैं, रिपीटेशन, वियर एंड टेयर, बार बार यूज़ के बाद जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो क्रैक्स आ जा रहे हैं वो फैटिग डैमेज है। मेटल फैटिग कैन काउज कैटास्ट्रॉपिक फेलियर इन एरिया इंक्लूडिंग एविएशन, जेट इंजन्स के फेलियर हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये सब कोलैप्स कर सकते हैं अगर ये फैटिग डैमेज हो तो। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं सिर्फ वियर एंड टीयर को ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसके चैलेंजेस यही थे कि ये जो प्लेटिनियम और आपका जो कॉपर था वो ये प्रॉपर्टी दिखा पाया ओनली इन वैक्यूम। यू कैन सी आउट हियर, साइंटिस्ट सोड दिस हैपनिंग इन नैनो क्रिस्टलाइन मेटल्स इन वैक्यूम, बट दिस इफेक्ट कैन नॉट बी शोन, कैन नॉट बी प्रूवन इन एयर। ओके, सो जब वैक्यूम में है तो ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इसका तो बड़ा फिर एक निकल के आ जाता है कि इसका आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस में, क्योंकि स्पेस में हम लोग सैटेलाइट ये सब भेजते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो जो मेटल्स का बना करके भेज रहे हैं हम, वो अपने आप सेल्फ हील हो जाएंगे, तो उसकी लॉन्जिविटी जो है, उसकी जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसकी जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इससे एक अपर हैंड मिलेगा इन सारे फील्ड्स में। सो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है ये। आई कैन सी आउट हियर, बट इवन इफ़ इट इज़ ओनली अकर इन वैक्यूम, ये सिर्फ वैक्यूम में ही अकर होता है, इट स्टिल हैज़ इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशन फॉर फैटिग इन स्पेस व्हीकल। हम स्पेस व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेस में है, वहाँ पर कोई भी आपका एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, और फिर भी अगर एयर से कांटेक्ट हटा देते हैं, एक परत ऊपर से लगा देते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग ये देख रहे हैं, ब्लैक सी में जो एक इनिशिएटिव हुआ था, ग्रेन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, उसमें फिर से हॉल्ट आ गया है, उसको फिर से रशिया ने रोक दिया है। और इसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। रशिया ने रिटेलिएट करते हुए यूक्रेन से जो ग्रेन्स निकल रहे थे उसको रोक दिया है। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हुआ क्या था ना कि इफ़ यू वुड सी द टाइमलाइन, जुलाई का मंथ था, जुलाई 2022 में ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ था, जिसमें कि रशिया ने कहा था कि ठीक है, ब्लैक सी से जितने सारे भी पोर्ट हैं आपके यूक्रेन के, वहाँ से आप ग्रेन निकालिए और ले जाइए। ओके, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न नेशंस अपने डील पर कायम नहीं रह पाए, रशिया के बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में यूक्रेन का जो ग्रेन मार्केट में जा रहा था उसको भी क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। एंड दैट्स वाई हम लोगों को फिर से वो देखने को मिल सकता है कि व्हीट के प्राइसेस हाई होंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूक्रेन है। इफ़ यू वुड सी दिस ग्राफ यू वुड अंडरस्टैंड दैट व्हीट का 26% वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो रशिया यूक्रेन से जाता है। बार्ले का देखें, यूक्रेन रशिया का 30% है। कॉर्न का 16% है, जिसमें कि यूक्रेन मेरे ख्याल से 12% से ऊपर का हिस्सेदारी रखा हुआ है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं, बिगेस्ट सप्लायर है ये सारे ग्लोबल ग्रेन एक्सपोर्ट का। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पुअर आपका कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, इस तरह के कंट्रीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट मिलेगा और यूरोप को तो मिलेगा ही मिलेगा। ना अगर आप डाटा के हिसाब से देखें तो 30 मिलियन टन अंटिल मई 2023 तक वहाँ से निकाला गया था यूक्रेन का ब्लैक सी पोर्ट से। अब ये सब बंद हो जाएगा। उसका मेन कारण ये है ना कि जो भी शिप ये ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करते हैं ना, अब प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डेंजर जोन फॉर शिपिंग घोषित हो जाएगा नॉर्थ ब्लैक सी का रीजन में। कोई शिप उस वार जोन एरिया में जाना नहीं चाहेगा, और जाएगा तो उसका प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा होगा, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे बेहतर है कि वहाँ छोड़ दिया जाए। इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप लैंड रूट को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रोमानिया, डैन्यूब नदी, वाया द डैन्यूब आप क्या कर सकते हैं, रोमानिया आ सकते हैं, और रोमानिया का पोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरे यूरोप में आप रेलवे लाइन से आप ले जा सकते हैं। लेकिन रेलवे लाइन का भी है कि पूरा यूरोप में सिंगल गॉज नहीं चलता है, डिफरेंट रेलवे गॉज है, तो
लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, जो अभी तक हुआ नहीं वो आप रातों रात कर नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 4 दिन का तो काम है नहीं, उसको बनाने में सालों साल लगते हैं। और उतना ज़्यादा फूड ग्रेन ना रोमानिया प्रोसेस कर सकता है, ना आपका कोई भी लैंड से जो जाने वाले रूट हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है अगर रशिया इसको री-इंस्टॉल नहीं करता है इस डील को तो। और ये री-इंस्टॉल तभी होगा जब रशिया के प्रोडक्ट के ऊपर क्या किया जाए, छूट दिया जाए। रशिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वेस्टर्न नेशन छूट देंगे तो रशिया भी क्या करेगा, यूक्रेन से जो ग्रेन निकल रहा है उसको जाने देगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज रशिया यूक्रेन वार। अंटिल अनलेस दिस वार इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टॉप्ड बाय द वर्ल्ड नेशन, जब तक ले वेस्टर्न नेशन फाइट कर रहा है यूक्रेन के तरफ से, रशिया और चाइना मिल करके फाइट कर रहा है, तब तक ले शांति होने वाली नहीं है। और शांति नहीं होगा तो ये सारे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम हैं वो बढ़ते रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन इसी तरह से प्रभावित होते रहेगी, इसी तरह से इन्फ्लेशन वीट का बढ़ते रहेगा, फूड प्रोडक्ट का बढ़ते रहेगा, फर्टिलाइज़र का बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का बढ़ेगा। ओके, क्रूड ऑयल का तो भारत अब 40% रशिया के साथ क्रूड ऑयल का खरीद बिक्री कर रहा है, जो कि एक पहले भारत कभी इतना करता नहीं था। बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन तब तक हमें देखने को मिलेगा जब तक ले रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई ठोस डील नहीं हो जाता, पीस और स्टेबिलिटी नहीं कायम हो जाता। सो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आप नोट्स बनाइए इसके ऊपर। दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में मैं कुछ मेंस के क्वेश्चंस डाल दूंगा, दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।